करेंगे। आज हम आप लोग को जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं टीचिंग को, जो भी हम टीचिंग के ड्यूरेशन क्या क्या कारक हैं जो प्रभावित करते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोग जो है एक लर्नर का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या विशेषता है उसके बारे में पढ़े थे। यदि हम जो क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं टीचिंग को उसके बारे में चर्चा करें तो हमें इसके प्रोसेस पे एक बार ध्यान देना चाहिए कि जो इसकी प्रोसेस होती है बहुत ही कम्प्लेक्स होती है, यानी कि बहुत जटिलता से गुजरती है। और इस वजह से इसमें जो है 5 जो चीज़ें हैं हमारे अंदर वो बहुत प्रभावित करती हैं। तो पहले हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा माइंड है, हमारा जो नॉलेज है, इन्वायरमेंट है, जो भी हमारे बिहेवियर है, ये सारी चीज़ें टीचिंग को बहुत इम्पैक्ट करती है दोस्तों। इसके साथ ही आप इसे कुछ पॉइंट्स को लेते हैं क्या क्या जो है कि बिंदु पे बात करेंगे जो अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले बात आता है कि एक टीचिंग स्किल्स। दोस्तों ये सारी जो चीज़ें हैं, जो भी बातें हैं, ये सारे फैक्टर्स हैं टीचिंग को अफेक्ट करने वाले। इस सबसे पहले हम टीचिंग स्किल्स की बात करते हैं। टीचिंग स्किल्स यानी कि एक टीचर के अंदर जो स्किल्स है वो किस तरीके से प्रभावित करती है एक टीचिंग को। इसमें जो है कि एक स्किल्स की बात करें तो ये स्किल्स, कुछ स्किल्स हमें जो है कि जन्मजात मिलते हैं और कुछ स्किल्स हमें यहाँ पे आकर अर्जित करने पड़ते हैं, यानी कि यहाँ से हम सीखते हैं उस स्किल्स को। तो ये तो हमारे टीचिंग्स के बात हो गए, लेकिन टीचिंग स्किल्स की बात हो गई। लेकिन ये स्किल्स क्या क्या है, जैसे कि हम चीज़ों को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, कैसे हम क्वेश्चन पूछते हैं, या फिर हम स्किल्स का कैसे एनालिसिस करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है उसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी स्किल्स के तहत आती हैं जो एक टीचिंग को बहुत प्रभावित करती है। इसमें हमें ये चीज़ को ध्यान देना चाहिए, इस बात पे ध्यान देनी चाहिए। फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात होती है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि एक टीचर की क्या योग्यता है। योग्यता बहुत ही प्रभावित करती है महत्वपूर्ण रूप से। जैसे हम एक टीचर टीचिंग करने के लिए कुछ क्वालिफिकेशंस बनाए गए हैं, जैसे हमारे हो गए टेट हो गया, सीटेट हो गए, बीएड हो गया, नेट हो गया। तो ये सारी चीज़ें अगर एक शिक्षक को योग्य बनाने, उनकी एक योग्यता का क्षमता आकलन करने के लिए की जाती है जो एक टीचिंग को प्रभावित करती है। जिस अगर उनके अंदर एबिलिटी है तो वो टीचिंग को अच्छे ढंग से पढ़ाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाते हैं। फिर बात आता है सब्जेक्ट मैटर स्पेशलाइजेशन। दोस्तों इसके तहत अगर कोई स्टूडेंट है उसको हम उसके लिए टीचर का जो है कि एजुकेशन दिया जाता है, उसे टीच किया जाता है, तो उस टाइम में हम देख सकते हैं कि अगर उसको उस सब्जेक्ट पे पकड़ है, उस पर स्पेशलाइजेशन है, स्पेसिफिक है वो, तो वो बहुत अच्छे से उससे बता सकता है, उसकी जिज्ञासा को शांत कर सकता है, वो जो क्वेश्चन आंसर करता है उसको
बता सकता है, लेकिन अगर उसके पास सब्जेक्ट पेपर नहीं है तो उस चीज़ों को वो नहीं पढ़ा सकता दोस्तों, उसमें वो एक्सपर्ट नहीं हो सकता है। इसमें एक्सपर्ट की बात हो रही है कि स्पेशलाइजेशन क्या है, ये मैटर करता है टीचिंग के लिए। फिर बात आता है टीचर एक्सपीरियंस एंड मैनेजमेंट। तो अगर एक टीचर के पास अनुभव है चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, किस बात को कब बोलना है, कैसे मैनेज करना है, वो पता है, तो एक स्टूडेंट के साथ उसकी जो जिज्ञासा की भावना है उसको शांत कर सकता है। अदरवाइज वो स्टूडेंट को नहीं समझ सकता, उसकी प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर सकता, तो ये टीचिंग को प्रभावित करता है। फिर बात आता है कोऑर्डिनेशन बिटवीन टीचर एंड इंस्टीट्यूशन। क्या होता है कि एक टीचर का क्या मोटो होता है, वो क्या चाहता है, एक ऐसा एनवायरनमेंट जो फ्री हो ताकि वो क्लासरूम में अपने अकॉर्डिंग जो है चीज़ों को रख सके, अपनी थिंकिंग को वहाँ पे ला सके, थिंकिंग के हिसाब से उसमें चेंजिंग ला सके। और इंस्टीट्यूशन क्या चाहता है दोस्तों, इंस्टीट्यूशन एक संस्था ये चाहता है कि उसका जो मैनेजमेंट है, जो भी सुविधाएँ दी जा रही हैं उसको डिसाइड करना, यानी कि क्या मेथड्स पढ़ाए जाएंगे, क्या टेक्निक्स टूल्स अपनाए जाएंगे, ये सारी चीज़ें व्यवस्था मैनेज करना है। तो इसलिए दोस्तों टीचर और इंस्टीट्यूट्स में दोनों में कोऑर्डिनेशन, एक समन्वय होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो टीचिंग बहुत इफेक्टिव होता है। फिर एनालिसिस ऑफ वर्क। एनालिसिस ऑफ वर्क की बात करें तो एक स्टूडेंट और टीचर दोनों एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, लेकिन इसमें टीचर जो है इस स्टूडेंट पे अफेक्ट करता है और स्टूडेंट उस अफेक्शन को ग्रहण करता है, यानी कि उस प्रभावित करने वाली चीज़ों को अपने अंदर ऑब्जर्व करता है। तो इस तरीके से जो टीचर का जो रोल है दोस्तों एनालिसिस में, उसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसे जो है इवैल्यूएशन प्रणाली में इवैल्यूएशन जो करता है, मूल्यांकन करता है, उस टाइम में बहुत ही अच्छे से एनालिसिस करना पड़ता है, अदरवाइज जो है चीज़ें दूसरे तरफ चली जाएंगी। उस टाइम में उसको सिलेबस का एनालिसिस करना पड़ता है, जो भी वहाँ पे टीचिंग से रिलेटेड वर्क है उसका एनालिसिस करना पड़ता है, उसको विश्लेषित करना पड़ता है, ये सारे और अदर भी जो वर्क है उसको एनालिसिस करने की ज़रूरत होती है। तो ये एनालिसिस ऑफ वर्क जो है इस हिसाब से जो है टीचिंग को अपना अफेक्ट करते हैं। तो ये बात हो गई कुछ पॉइंट्स में कि हम कौन कौन से फैक्टर्स को ले सकते हैं जो सही वे में न हो तो टीचिंग बहुत ही अफेक्टिव होता है, बहुत ही प्रभावित होता है। फिर बात आता है दोस्तों कि हम अभी तक ये समझे हैं कि टीचिंग को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। इसके बाद हम ये समझते हैं कि किस चीज़ से, मतलब क्या ऐसा किया जाए जिससे हमारा जो टीचिंग है, जो शिक्षण का काम है, बहुत ही प्रभावी हो, बहुत ही कारगर हो, इतने अच्छे से उसको प्रेजेंट किया जा सके ताकि सबको समझ में आए। उसके लिए कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं जिसको हम आप लोगों के सामने रखेंगे। सबसे पहले इसमें आता है दोस्तों ये जो पॉइंट्स है इसके थ्रू हम जो है एक टीचिंग को बहुत ही इफेक्टिव यानी यूजफुल बना सकते हैं, अगर ये सारी चीज़ें हमें टीचिंग की डायरेक्शन मिल जाए। सबसे पहले इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ की बात आती है। इसको हम कह सकते हैं एक जो निर्देशात्मक सुविधाएं होती
यानी कि एक जो संस्था होता है, एक इंस्टीट्यूट होता है जो सुविधाएं प्रदान करता है, जैसे कि हमारा जो मैनेजमेंट है, जो भी पॉलिसी है, स्किल्स है, उसको डेवलप करने के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ये एक संस्था द्वारा दी जाती है जिसमें हम देख सकते हैं कि टीचिंग एड्स यानी जो सामग्री है, अध्ययन सामग्री है, जो कंप्यूटर हो गए और लैपटॉप हो गए, ये सारी चीज़ें जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, रेडियो हो गए, ये सारी सुविधाएं देने की जो काम होता है, इससे हम एक टीचिंग को इफेक्टिव बना सकते हैं। एक इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती है। फिर बात आता है लर्निंग इन्वायरमेंट। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है लर्निंग का वो कैसा है। जैसे कि स्कूल की बात करें तो वो स्कूल को अगर हम लेते हैं तो किस जगह पे है, क्या वहाँ पे स्टूडेंट की पहुँच संभव है, क्या वहाँ पे स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, क्या वो स्कूल जो है, जो विद्यालय है, वहाँ वो उसका जो लैंड है वो विवादित तो नहीं है, जैसे मंदिर मस्जिद को लेकर लड़ाई हो गया तो उसके आसपास तो ऐसा इन्वायरमेंट नहीं है। और साथ ही साथ हम ये भी हमें देखना जरूरी है कि जो स्कूल है बहुत दूर तो नहीं है स्टूडेंट के पहुँच से। तो इन सारी चीज़ों को हम एक लर्निंग इन्वायरमेंट के थ्रू देख सकते हैं। या फिर उसके सामने उसके पास कोई फैक्ट्रीज तो नहीं है, कारखाना नहीं है जिससे स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो। तो लर्निंग इन्वायरमेंट को जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसको हम सब उसका समाधान करके हम टीचिंग को बहुत ही प्रभावी बना सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटीज़ की बात आती है। इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटीज़ क्या क्या सुविधाएं एक इंस्टीट्यूट देता है। अभी हम इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटीज़ की बात की है। इंस्टीट्यूशनल जैसे कि हम अगर संस्थागत जो भी शिक्षार्थी को या स्टूडेंट को मिलता है सुविधा, उसकी बात करें तो उसमें उससे जो है उसका सिलेबस जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है। और उससे जो भी टीचिंग से रिलेटेड काम मिलते हैं या सामग्री मिलती है वो बहुत ही क्रिएटिव हो सकता है अगर एक अच्छा सुविधा दिया जाए। यानी ऑनलाइन जो भी क्लासेस चलती हैं वो सारी सुविधाएं दी जाती हैं बहुत अच्छे से, तो वो भी बहुत ही कारगर होता है। एक अनुकूल वातावरण मिलना चाहिए जिससे अपना जो है कि एक स्टूडेंट अपना एजुकेशन का काम बहुत अच्छे से कर सके। तो एक इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटीज़ की बात हो गई। अगर ये बहुत अच्छी तरीके से स्टूडेंट तक उसकी पहुँच है तो इस इफेक्टिव बनाया जा सकता है टीचिंग को। फिर टीचिंग एड्स और मटेरियल की बात हो गई कि जो भी टीचिंग एड्स और मटेरियल है, जैसे हम इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटीज़ में खोले वो टीचिंग मटेरियल्स अगर अच्छे तरीके से कौन कौन से टीचिंग मटेरियल्स हैं उस पर अभी हम आगे बात करेंगे। अगर वो मिलती हैं तो एक टीचिंग को बहुत इफेक्टिव बनाया जा सकता है। टीचिंग मेथड्स की बात हो गई। अगर हम जो टीचिंग करने जा रहे हैं उसकी जो मेथड यानी जो विधि है, कार्यविधि है, उसको सही तरीके से हम स्टूडेंट को पहुँचा रहे हैं तो वो चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं और उससे हमारी जो टीचिंग है वो इफेक्टिव होगा। तो इस तरह से दोस्तों हम टीचिंग को अफेक्ट करने वाले जो कारक के बारे में जाने हैं और उसके बाद हम कैसे टीचिंग को बहुत ही क्रिएटिव और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं उस पॉइंट्स पे बात की है। तो आगे हम जो है कि टीचिंग एड्स यानी क्या मटेरियल्स होते हैं और टीचिंग मेथड्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम टीचिंग एड्स के बारे में समझते हैं। दोस्तों ये सबसे ये हमारे मन में आता है या फिर हमारे जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं टीचिंग एड से हम बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या इसमें है। टीचिंग एड्स यानी कि जो हमारी मटेरियल है, मतलब जो पढ़ने के लिए सहायक हो या जो एक टीचर को टीच करने में जो हेल्पफुल हो उसे हम टीचिंग एड्स कहते हैं चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो टीचिंग एड्स की बात करें तो एक सहायक प्रणाली हम कह सकते हैं इसको। तो इसमें हम कुछ टीचिंग एड्स के बारे में बताएंगे। सबसे पहले जो है कितने टाइप्स के टीचिंग एड्स होते हैं उसके बारे में। ऑडियो विजुअल और ऑडियो विजुअल, ये 3 टाइप्स के दोस्तों हमारे टीचिंग एड्स हैं। ऑडियो यानी कि हम चीज़ों को या टेक्स्ट को सुन सकते हैं, जो कि हमें समझना है उसको हम लिसनिंग का काम कर सकते हैं। विजुअल जिसमें हम केवल
वॉचिंग का काम कर सकते हैं, केवल देख सकते हैं, उसको सुन नहीं सकते हैं। ऑडियो विजुअल जिसमें हम लिसनिंग और वॉचिंग दोनों साथ साथ कर सकते हैं। तो ये हमारे एड्स हो गए। सबसे पहले हम ऑडियो की बात करते हैं। ऑडियो एड्स की ऑडियो में क्या क्या चीज़ होती है जिसमें हम सुन सकते हैं। इसमें आता है रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन। ये जो है हमारे ऑडियो जो है ऑडियो से एड्स हैं। सबसे पहले हम रेडियो की बात करें तो रेडियो जो है बहुत ही प्राचीन समय से हमारे जो कल्चर है उसमें है। रेडियो को सबसे पहले 1936 में आकाशवाणी द्वारा जो है कि प्रसारित किया गया, जो न्यूज़ को बुलेटिन्स किया गया, न्यूज़ बुलेटिन्स को प्रसारित किया गया। और 1957 में आकाशवाणी के विविध भारती के थ्रू जो है जानकारी दी गई। ये रेडियो का आज तो थोड़ा इम्पोर्टेंस कम हो गया है, लेकिन रूरल एरिया में इसका इम्पोर्टेंस अभी भी बढ़ा हुआ है। इस तरीके से ये शिक्षा का माध्यम था, पहले से बहुत प्राचीन समय से ही है। फिर टेप रिकॉर्डर की बात करें तो टेप रिकॉर्डर का जो मेन इसका यूज है, ये स्टूडेंट के जो नीड है उसके अकॉर्डिंग काम करता है, यानी कि जो स्टूडेंट की ज़रूरत है उसके हिसाब से ये वर्क करता है। फिर ग्रामोफोन की बात करते हैं तो ग्रामोफोन रेडियो की ही तरह है, ये भी बहुत ही पहले का है, बहुत प्राचीन समय का है। बहुत ही पहले इसका यूज किया जाता था। आज इसका नई तकनीकी वजह से थोड़ा सा कमी आ गई है, लेकिन ग्रामोफोन जो है स्टूडेंट की जो प्रोनाउंसिएशन है उसमें इफिशियंसी लाता है, उसमें शुद्धता लाता है, ये कह सकते हैं ग्रामोफोन के लिए। तो दोस्तों ये हमारा ऑडियो एड्स हो गया। फिर हम विजुअल एड्स की बात करें तो इसके अंतर चार्ट, फ्लैश कार्ड, मैगजीन एंड न्यूज़पेपर। ये हमारे जो विजुअल एड्स हैं जिसमें हम जो भी जानकारी लेना है उसको हम देख सकते हैं, सुनने की यहाँ लिसनिंग का वर्क नहीं होता है। चार्ट की बात करें तो चार्ट जो है दोस्तों इसके थ्रू हम एक स्टूडेंट को जो सामान्य ज्ञान है उसकी जानकारी, जो हिस्ट्री से रिलेटेड है, यानी जो पिक्टोरियल जो बोर्ड है पिक्चर के थ्रू हम कोडिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें हम चार्ट के थ्रू वो कोडिंग कर सकते हैं, स्टूडेंट को बता सकते हैं। फिर मैथ्स और ग्रोथ की बात करें तो मैथ्स और ग्रोथ जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी कार्य होता है। इससे हम एरिया या डिस्टेंस हो गया उसको जा सकते हैं, या किसी कंट्री की ग्रोथ जो क्या क्लाइमेट है, क्या वहाँ का टेम्परेचर है, सॉरी क्या वहाँ का इन्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ें हम अनुमान कर सकते हैं इसके थ्रू। और फिर उसके बाद जो है कि ये कह सकते हैं कि जो ग्लोब होता है वो नीचे से थोड़ा सा फ्लैट होता है, इसलिए टू डायमेंशनल होता है। इसके जो नीचे वाला पार्ट है उसमें हम जो 3 टाइप्स होते हैं उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, ग्लोब को ऐसा डिवाइड होता है। इस तरीके से मैथ्स और ग्लोब जो है जियोग्राफिकल जो भौगोलिक हमको कोई भी जानकारी लेना है उसके लिए इम्पोर्टेंस होता है। फिर मॉडल्स की बात करते हैं तो मॉडल्स यानी कि प्रतिरूप, जब हमारे पास जो है कि कोई भी रियल चीज़ें नहीं होती हैं, मतलब हम डायरेक्ट किसी चीज़ का स्टडी नहीं कर पाते हैं, जैसे हमें एनिमल्स ऑर्गन्स की बात हो गई, इंटरनल ऑर्गन, आंतरिक क्या संरचना है किसी एनिमल का वो जानना हो, या प्लांट्स या फ्लावर्स के बारे में जानना हो, तो
हम जो है कि मॉडल्स की बात करते हैं, उसके मॉडल्स के थ्रू हम जान सकते हैं। फिर बात आता है स्लाइड। ये दोस्तों बहुत ही माइक्रो लेवल की जो स्टडी होती है, टीचिंग होती है, उसके लिए किया जाता है। जैसे हमारे पास बहुत सूक्ष्म चीज़ है, उसको देखना है तो हम प्रेजेंटेशन यानी प्रोजेक्टर के थ्रू देख सकते हैं। साइंस में ये सुविधा होती है। फिर ग्राफ की बात आती है। ग्राफ इसके थ्रू हम स्टैटिकल जो मेजरमेंट होते हैं, एनालिसिस होते हैं, यानी डाटा को हमको प्रेजेंट करना है, कैसे उसमें कंपेयरिंग करना है, क्या उसके फैक्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें हम ग्राफ के थ्रू देख सकते हैं। फ्लैश कार्ड्स बहुत ही स्मॉल लेवल की क्लासेस के लिए होते हैं दोस्तों। इसमें ये बच्चों को बताने के लिए बहुत ही कारगर होता है। इसके थ्रू हम ये देख सकते हैं कि जो भी हमारे वर्ड हो गए, स्पेलिंग्स हो गए, लर्निंग की चीज़ें होती हैं, रोड प्रोसेस के लिए बहुत ही कारगर फ्लैश कार्ड्स होते हैं। मैगजीन और न्यूज़ पेपर्स की बात करें तो इसके थ्रू हम ये जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें एग्जाम्पल्स के थ्रू, जैसे उनको कुछ समझाना है तो हम मैगजीन और न्यूज़ पेपर की जो जानकारी है उसको देकर एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकते हैं। तो ये एक विजुअल एड्स के अंदर अगर ये सारी चीज़ें आती हैं। इसके बाद हम जो है ऑडियो विजुअल की बात करते हैं। ऑडियो विजुअल में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या जो सामग्री है आता है। इसके थ्रू हम जो है कुछ भी, कोई भी टेक्स्ट हो, कोई भी जानकारी है, उसको हम देख और सुन तो सकते हैं। इसमें सबसे पहले टेलीविजन, फिर उसके बाद आता है कंप्यूटर, उसके बाद मल्टीमीडिया, ब्लैक बोर्ड, डिस्प्ले बोर्ड, सिनेमा, डायलॉग एड्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। टेलीविज़न की बात करें यदि हम तो टेलीविज़न 20वीं सेंचुरी में दोस्तों आ गया था। इसके थ्रू हम जो है जो भी हमारे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दे थे उसको बखूबी समझ सकते थे, आज भी समझते हैं। इसके थ्रू इस पहलुओं पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और जो भी हमारी जो समस्या है या प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो सारी चीज़ें बहुत ही दूरस्थ से दूरस्थ क्षेत्रों पे पहुंच जाती थी टेलीविज़न के थ्रू। फिर कंप्यूटर का बात आता है। कंप्यूटर जो है एक न्यू नॉलेज यानी कि नवीन तरीकों से चीज़ों को करता है। इसके थ्रू हम इंटरेस्टिंग यानी कि इंटरटेनमेंट के थ्रू चीज़ों को सीख सकते हैं और बहुत ही इसको सिस्टमैटिक ढंग से वो एनालिसिस करता है कंप्यूटर। इसको हम कह सकते हैं ब्रेन इलेक्ट्रॉनिक यानी कि मस्तिष्क मशीन भी कह सकते हैं कंप्यूटर को। फिर मल्टीमीडिया की बात आती है। मल्टीमीडिया क्या है कि इसमें बहुत सारी चीज़ों का संयोजन करता है, यानी यानी कि हमारे पास कई साधनों को एक साथ जोड़ने का काम करता है। जैसे हमारा ऑडियो हो गया, विजुअल हो गया, तो ये सबको एक मिक्स प्लेटफॉर्म देता है। ब्लैक बोर्ड ये इंट्रैक्शन, टीचर का इंट्रैक्शन और ब्लैक बोर्ड से बहुत ही पुराना नाता है और सारे हम अगर साधनों की बात छोड़ दें तो ब्लैक बोर्ड का बहुत ही अपना अहम रोल है टीचिंग में। इसके थ्रू जो है कि हम एक टीचर जो है एक स्टूडेंट को जो होमवर्क दे सकता है, जो भी पाठ का सारांश है यानी कि जो चैप्टर को हमें बताना है और जो बहुत ही कठिन से कठिन चीज़ों को वो ब्लैक बोर्ड के माध्यम से कर सकता है, इसका सहयोग ले सकता है। फिर डिस्प्ले बोर्ड की बात आती है। डिस्प्ले बोर्ड यानी कि हमारे पास बहुत सारे बोर्ड होते हैं जिसमें हम ब्लैक बोर्ड को भी ले सकते हैं और साथ ही वाइट बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, पेज बोर्ड, ये सारी चीज़ें डिस्प्ले बोर्ड के अंतर्गत आता है। सिनेमा की बात करें यानी चलचित्र की बात करें तो ये हमारे पास जो स्टूडेंट है उनको कोई भी बहुत ही गहन मुद्दों पे भी बहुत ही रुचिकर तरीक़ों से जो भी उनको प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत होती है, इसके माध्यम से उन्हें समझाया जा सकता है चलचित्र के माध्यम से। फिर डायलॉग एड्स की बात आती है तो डायलॉग एड्स एक नई टेक्निक है दोस्तों आज के टाइम का,
इसमें हम जो है कि एक इंटरेक्शन मेथड हम कह सकते हैं, इंटरेक्टिव, जैसे वीडियो होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, वीडियो कॉलिंग हो गया, इंटरनेट हो गया, तो वो डायलॉग एड्स के थ्रू होता है। ये मेथड जो है ऑडियो विजुअल के थ्रू हम दे सकते हैं। तो इस तरीके से टीचिंग एड्स में हम ऑडियो विजुअल और ऑडियो विजुअल बुझाने की जो लिसनिंग और वॉचिंग और लिसनिंग वॉचिंग थ्री जो है मेथड टेक्निक अपनाए जाते हैं, जो हमारे टीचिंग को बहुत ही इफ़ेक्टिव बना सकते हैं इसके साथ, अगर हम इन चीज़ों का यूज करते हैं। इसके बाद दोस्तों हम टीचिंग मेथड्स की बात करेंगे, जो किस तरीके से हम इसका यूज करें ताकि एक टीचिंग के प्रोसेस को बहुत ही इफेक्टिव, प्रभावशाली बनाया जा सके, इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। तो टीचिंग मेथड्स को हम 2 टाइप्स में दे सकते हैं। सबसे पहले टीचर सेंटर, और दूसरा है स्टूडेंट सेंटर। यानी कि एक टीचर को केंद्र में रखता है और एक स्टूडेंट को केंद्र में रखता है, जो भी टीचिंग मेथड है। मतलब इसमें टीचर जो है, शिक्षक जो है, उसका अहम रोल होगा और इसमें स्टूडेंट का रोल होगा। तो इसमें हम सबसे पहले हम टीचर सेंटर्ड की बात करते हैं। इसमें कौन कौन से मेथड को यूज किया जाता है। सबसे पहले इसमें आता है लेक्चर मेथड। लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, टीम टीचिंग मेथड, फिर उसके बाद आता है माइक्रो टीचिंग। वीडियो प्रेजेंटेशन मेथड, रिव्यू स्ट्रेटजी मेथड, क्वेश्चन आंसर टीचिंग मेथड। तो दोस्तों जो टीचर सेंटर मेथड है उसमें इतने मेथड्स आते हैं किस किस तरीके से हम जो है टीचिंग को कर सकते हैं। सबसे पहले लेक्चर मेथड हो गया। ये बहुत ही प्राचीन समय से ये मेथड यानी व्याख्यान विधि है, ये आ रहा है। इसके थ्रू हम क्या है कि जो भी हम स्टूडेंट को बताते हैं बहुत ही सीक्वेंस में, और ये बहुत ही इफेक्टिव और अट्रैक्टिव होता है क्लास होता है। लेकिन ये इसका ये है कि ये हायर क्लास के लिए बहुत ही कारगर होता है। इसमें जो टाइम होता है, मनी होता है, हार्ड वर्किंग, ये सारी चीज़ों का बहुत ही कम खर्च होता है। मतलब ये कम खर्च में ही ये बहुत इफेक्टिव हो जाती है। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें स्टूडेंट को बहुत ही ध्यान देना होता है, उसका उस पर डेडिकेशन होना चाहिए, तभी वो किसी भी चीज़ को अपने अंदर लॉजिकल डेवलपमेंट कर सकता है। यदि हम इसके टीम एडिट्स की बात करते हैं तो इसमें ये कमियाँ हैं कि ये बहुत बड़े स्तर पे होता है, जिसमें स्टूडेंट का ध्यान रखना लगातार ये नहीं हो पाता है दोस्तों। इसलिए ये जो लेक्चर मेथड है एक तरह से उसमें जो है कि ध्यान लगाने में उसको समय लगता है। और क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि जो स्टूडेंट होता है वो एक्टिव मोड में नहीं होता है, वो हमेशा निष्क्रिय होता है, क्योंकि उसमें उसका इंट्रैक्शन नहीं होता है, टीचर ही इसमें सेंटर होता है। इसलिए ये थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा बात करता है।
फिर बात आता है लेक्चर डेमोस्ट्रेशन मेथड, जिसमें भी लेक्चर की ही बात की जाती है लेकिन चीज़ों को प्रेजेंट किया जाता है। जो भी हमारे पास टेक्स्ट होते हैं उसमें प्रेजेंटेशन की बात होती है। एक तरह से इसमें स्टूडेंट जो है सुनता है, देख मतलब सुनने के साथ साथ वो देखता है चीज़ों को, तो उस पर थोड़ा सा अफेक्ट डालता है। इसलिए ये साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू को लेक्चर डेमोस्ट्रेशन मेथड ध्यान रखता है। फिर लेकिन अगर इसमें हम डेमेरिट्स की बात करते हैं तो इसमें करके सीखने की बात नहीं आती है। स्टूडेंट कोई भी चीज़ करके सीख नहीं सकता है। अगर इसमें प्रेजेंटेशन के थ्रू, डेमोस्ट्रेशन के थ्रू टीचर कठिन जो वर्ड है, जो डिफिकल्ट वर्ड है उसको यूज करता है तो प्रॉब्लम होती है, ये हम कह सकते हैं। तो इस मेथड में ये देखा सकता है कि स्टूडेंट जो है आंशिक जो फैक्ट्स है, मतलब थोड़े जो फैक्ट्स हैं उसी पे ध्यान रख पाता है। फिर बात आता है टीम टीचिंग मेथड। इसमें समूह में शिक्षण की बात होती है। इसमें एक टीचर ही नहीं होता है, दो से अधिक भी टीचर, दो या दो से अधिक भी टीचर हो सकते हैं। और जो अलग अलग टीचर हैं उनका अलग अलग जो है परफॉर्मेंस होता है, अलग अलग वर्क होता है इस टीचिंग मेथड में। इसमें सबसे पहले ये होता है कि ये जो है टीचिंग को क्वालिटीफुल बनाता है और उनके जो बिहेवियर एस्पेक्ट हैं उसको स्ट्रॉन्ग करता है। और एक तरह से देख सकता है कि एक ही प्लेटफॉर्म पे कई सारे टीचर आ जाते हैं जो एक अपनी स्किल्स को देते हैं, स्किल्स को बताते हैं, स्किल्स के थ्रू जो है चीज़ों को बहुत ही क्लियर कर देते हैं और स्टूडेंट को समझ में आता है। जैसे एक टीचर है तो स्टूडेंट के जो है स्टूडेंट को सारी जो भी चीज़ें हैं उसको एक्सप्लेन करता है, कोई इसमें इंटरप्रिटेशन का वर्क करता है, कोई इवैल्यूएशन करता है। तो इस तरह से सारी चीज़ें एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे होती हैं जो बहुत ही कारगर होता है दोस्तों इसमें। लेकिन इसमें कुछ जो है कि दिक्कतें आती हैं कि एक स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड जो टीचर है उसको खोजना बहुत मुश्किल हो जाता है और जटिल हो जाता है, जिसकी वजह से ये टीचिंग मेथड जो है तो थोड़ी परेशानी होती है इसमें। और इसमें जो टाइम मैनेजमेंट है उसका निर्धारण करने में प्रॉब्लम होता है दोस्तों। इस तरीके से इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। फिर माइक्रो टीचिंग की बात करें तो माइक्रो टीचिंग जो है बहुत ही सूक्ष्म स्तर की शिक्षा होती है। इसमें ये होता है कि एक स्किल्स को ही लेकर काम किया जाता है। जो भी एक समय में, एक टाइम में एक स्किल, एक ही कौशलता को चुना जा सकता है। लेकिन ये जो है एक न्यू स्किल यानी कि एक न्यू जो भी सीखने की क्रिया है उसको डेवलप इसके थ्रू किया जा सकता है। और एक उसमें उसके थ्रू जो है उसमें विश्वास यानी कि ट्रस्ट के जो भाव है वो डेवलप कर सकते हैं माइक्रो टीचिंग मेथड के थ्रू। फिर बात आता है जो है आपका वीडियो क्या है, वीडियो प्रेजेंटेशन मेथड। वीडियो प्रेजेंटेशन मेथड में हम ये देख सकते हैं कि ये जो है केवल इसका यूज जो है बड़े लोगों के लिए बहुत ही कारगर होता है। जो बड़े लोग हैं, जो स्टूडेंट बड़े क्लास के लोग हैं, बड़े क्लास के स्टूडेंट्स के लिए और डिस्टेंस एजुकेशन के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है। अगर हम जियोग्राफिकल एजुकेशन की बात करें, अगर हमको भूगोल से रिलेटेड जो भी हमें शिक्षा देना है, एजुकेशन देना है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा होता है। उसके प्रेजेंटेशन के लिए कि क्या वहाँ का टेम्परेचर है, क्या वहाँ का क्लाइमेट है, कैसा मौसम है, ये सारी चीज़ें हम बहुत अच्छे से इस मेथड के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन ये इसमें एक प्रॉब्लम ये आता है दोस्तों कि टू वे कम्युनिकेशन इसमें नहीं हो पाता है, इंटरेक्शन नहीं हो पाता है। और इस तरीके से इसमें जो पाठ्य सामग्री है, जो भी टेक्स्ट है, उसको प्रसारित करने में बहुत डिले हो जाता है कभी कभी, और उसको एडजस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं वीडियो प्रेजेंटेशन मेथड में। फिर रिव्यू स्ट्रेटजी मेथड की बात करें तो ये क्या है, एक जो भी चलते हैं क्लासेस, जो भी मेथड्स हैं उसके लेखा जोखा रखने का काम करता है ये रिव्यू स्ट्रेटजी मेथड। मतलब क्लास में कैसा स्टडी का माहौल है उस चीज़ को, उसका लेखा रखता है। फिर ये क्या है कि जो हायर लेवल का क्लास है उसके लिए बहुत ही कारगर होता है। इसमें ओरल और रिटन इंप्लीमेंटेशन की बात होती है। लेकिन क्या है कि दोस्तों रिव्यू स्ट्रेटजी मेथड में हम ये जो लेक्चर मेथड है, लेक्चर डेमोस्ट्रेशन मेथड है, टीचिंग मेथड, ये सारी चीज़ों को हम एक रिव्यू करते हैं, उसका जो है कि चीज़ों को क्या उसमें सही चल रहा है क्या नहीं, ये सारी चीज़ें इसमें हम देख सकते हैं। इस मेथड का यही
रूल है। फिर क्वेश्चन आंसर मेथड की बात आती है। क्वेश्चन आंसर मेथड को हम कह सकते हैं कि सुकराती विधि है, यानी कि सुकरात के मेथड पे बेस्ड है ये क्वेश्चन आंसर मेथड। लेकिन इसमें दोस्तों ये होता है कि ये साइकोलॉजिकल जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको ध्यान देता है क्वेश्चन। इसमें जो स्टूडेंट है उसका जो इंटरेस्ट की चीज़ें हैं वो अपना जो है कि पूछ सकता है इस टाइम में। इसमें जो स्टूडेंट होता है एक्टिव होता है इस मेथड के थ्रू जो है ऐसा इसमें होता है। फिर यदि हम ये देखें कि ये किस सब्जेक्ट के लिए है, तो ये हम इसमें देख सकते हैं कि सारे तरह के सब्जेक्ट्स के लिए बहुत यूजफुल होता है। लेकिन फिर एक प्रॉब्लम होता है कि जो स्टूडेंट हैं इस मेथड के थ्रू आता है कि अगर वो संकोची हैं, हेजिटेशन रखते हैं, तो उनके लिए उस समय प्रॉब्लम हो जाता है। वो क्वेश्चन को पूछ नहीं पाते हैं, चीज़ों को कर नहीं पाते हैं, तो ये सारी दिक्कतें इसके तहत आती है। फिर बात आता है स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड की। अभी तो हम लोग टीचर सेंटर्ड मेथड के बारे में आ रहे हैं, और हम जो है छात्र के लिए जो जरूरी मेथड है उसकी बात करेंगे। किस विधि से स्टूडेंट जिसमें स्टूडेंट को केंद्र में रखा जाता है, सेंट्रल पॉइंट पे रखा जाता है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मेथड। असाइनमेंट मेथड। कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग मेथड। ओपन लर्निंग मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड। गेम टीचिंग मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड। लेबोरेटरी मेथड। दोस्तों ये स्टूडेंट सेंटर मेथड है, इसके बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। जब हम प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मेथड यानी कि जो कार्यक्रम से रिलेटेड जो विधि है उसकी बात करें, तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें स्टूडेंट का रेगुलर फीडबैक मिलता है। दोस्तों इसकी ये अच्छाई है कि इसमें हम फीडबैक का जो प्रोसेस होता है वो रेगुलर वे में होता है। इसमें स्टूडेंट एक्टिव मोड में होता है और किसी भी विषय पे ये मेथड जो है अपनाया जा सकता है। लेकिन क्या होता है दोस्तों कि इसमें कभी कभी स्टूडेंट में एक इंटरेस्ट जगह कि नहीं जगह, ये प्रॉब्लम आ सकती है। और दूसरी चीज़ उसमें मोटिवेशन लेवल भी कम हो सकता है, ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। फिर असाइनमेंट मेथड की बात करें तो इसमें जो है इसका मेन मोटो यही है कि स्टूडेंट में सेल्फ लर्निंग यानी सेल्फ मोटिवेशन जाके, इसलिए असाइनमेंट मेथड लिया जाता है। इसमें होम असाइनमेंट और क्लास असाइनमेंट दो टाइप्स के होते हैं, और इसमें एक टीचर का रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि दोस्तों वर्क का प्लान करना और फिर उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना, ये सारी चीज़ें एक टीचर उसको बताता है एक स्टूडेंट का, तो इसलिए उसका रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, अहम भूमिका हो जाती है। और साथ ही साथ इसमें स्टूडेंट को एक टीचर जो है ऐसा वर्क देता है जिससे वो नॉलेज गेन कर सके, न्यू चीज़ें को, न्यू डाटा को ला सके, और ही उसके साथ वो उस जो भी
इम्प्लीमेंटेशन वाले वर्क है उसको समझ सके कि कैसे किसी चीज़ का क्रियान्वयन होगा। तो इस तरीके से असाइनमेंट मेथड बहुत ही कारगर होते हैं स्टूडेंट के लिए। फिर बात आता है कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग मेथड। इसके थ्रू दोस्तों ये होता है कि एक जो टीचर है कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग मेथड में, इसमें स्टूडेंट का रोल बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। ये जो है उसमें स्टूडेंट एक कंट्रोलिंग पावर यानी कि लचीलापन ला सकता है इसके थ्रू। और फिर ये जो है कि जो भी पाठ्य सामग्री है, जो भी टेक्स्ट है, वो उसकी सामग्री बहुत आसानी से मिल जाती है कंप्यूटर के थ्रू। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये आता है कि ये बहुत ही महंगा हो जाता है, यानी जो भी हमें सामग्री चाहिए टीचिंग से रिलेटेड वो जो है कि बहुत ही कठिनाई से मिलती है और साथ ही साथ वो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। ओपन लर्निंग मेथड की बात करें तो ये एक तरह से जो है कि ओपन लर्निंग में ये डिस्टेंस एजुकेशन की बात करता है दोस्तों। इसमें इसका ये मेन मोटो है कि जो भी हमारे एजुकेशन लेवल है उसको बढ़ाने की बात ओपन लर्निंग मेथड करता है, यानी कि हमारा जो शैक्षणिक स्तर है उसको बढ़ा सकता है और समय की बचत करता है और साथ ही साथ हमारे जो रिसोर्सेज हैं उसको अवेलेबल करा सकता है। लेकिन क्या है दोस्तों, इसमें ये होता है कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उसको पहुंचने में कभी कभी लेट हो जाता है, तो इसलिए इसमें दिक्कत होता है। फिर आता है लर्निंग के बाद जो है ऑब्जर्वेशन मेथड। इसके थ्रू हम ये देख सकते हैं कि ये मेथड जो है बहुत ही बड़े लेवल पे होता है इस मेथड का प्रयोग। इसमें सेल्फ स्टडी यानी कि जो स्टूडेंट है उसमें सेल्फ स्टडी की भावना की जागृति होती है और पार्टिसिपेशन, इसमें स्टूडेंट और टीचर दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन ये क्या है कि बड़े जो क्लास है उसी के लिए सही होता है। और साथ ही साथ इसमें ये प्रॉब्लम आती है कि जो भी यूनिटी के सब्जेक्ट है जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया, सिविक्स हो गया, तो उसके लिए ऑब्जर्वेशन मेथड जो है कारगर नहीं होता है। गेम टीचिंग मेथड। गेम टीचिंग मेथड में दोस्तों हम देख सकते हैं कि चीज़ों को मतलब जो भी हमारे टेक्स्ट हैं और लर्निंग जो है उसको प्ले के माध्यम से। सबसे पहले फ्रॉबेन महोदय थे, उन्होंने इस मेथड की बात की थी। उसके बाद जो महोदय हैं उन्होंने एजुकेशन में लाने की बात की। लेकिन ये क्या है, ये इस मेथड के थ्रू जो गेम वाली है इसमें इससे जो है हम वी फीलिंग यानी कि टीम की फीलिंग की बात करते हैं और क्रिएटिव चीज़ों को कर सकते हैं ताकि प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाता है बहुत ही अच्छे से। लेकिन ये भी जो प्राइमरी लेवल का एजुकेशन होता है उसके लिए सही नहीं होता है गेम टीचिंग मेथड। फिर ह्यूरिस्टिक मेथड की बात करते हैं तो ये जो है एक्सप्लोरेशन की बात करता है, अन्वेषण की बात करता है। इसके थ्रू जो है सेल्फ लर्निंग स्टूडेंट के अंदर आता है और सांस्कृतिक चीज़ों को करने की कोशिश करता है। और इसमें जो स्टूडेंट होता है और टीचर में के रिलेशन में प्रगाढ़ता आती है, मतलब उनमें बहुत ही शुद्धता आती है ह्यूरिस्टिक मेथड के थ्रू। लेकिन ये दोस्तों इसमें ये प्रॉब्लम आता है कि ये जो है कि जो बहुत टाइम लगाता है, बहुत टाइम टेकिंग है और जो वास्तविक चीज़ें हैं, वास्तविक ज्ञान है उससे दूर कर देता है। ये उसकी पहुंच से हम दूर रह जाते हैं। लेबोरेटरी मेथड या इसको जो है कि प्रयोगशाला विधि कहते हैं। इसमें एक स्टूडेंट बहुत ही फ्री इन्वायरमेंट में काम करता है, अपने अकॉर्डिंग करता है और उसको उस चीज़ को जांच करता है और उसका एक संक्षिप्त ब्यौरा तैयार करता है, उसका एक निष्कर्ष निकालता है, उस चीज़ को प्रेजेंट करता है। इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि ये जो है साइंटिफिक नॉलेज की बात करता है और जो है इसमें जो वैज्ञानिक जो चीज़ें हैं वो निष्कर्ष निकल के आती हैं। और लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम होता है कि ये बड़े छोटे लेवल की क्लास के लिए नहीं कारगर है। ये जो है स्टूडेंट सेंटर यानी कि व्यक्ति केंद्रित है और साथ ही इसमें बहुत ही पैसे मनी का जो है एक्सपेंसिव है ये जो मेथड है। इसके बाद एक और जो है कि मेथड आते हैं स्टूडेंट सेंटर में, बहुत ही अच्छा मेथड है दोस्तों, उसके बारे में हम बात बताना चाहेंगे आप लोगों को। वो है आपका इंटरेक्टिव वीडियो मेथड।
इंटरेक्टिव ये बहुत ही कारगर होता है, स्टूडेंट सेंटर होता है दोस्तों। इसको हम बताना आप लोग को भूल गए थे, लेकिन ये मेथड के थ्रू जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट के अंदर जो है एक निर्णय करने का यानी डिसीजन मेकिंग का पावर आता है, और इसमें बहुत ही इजी होता है, ये ट्रांसपेरेंस होता है यानी कि इसमें पारदर्शिता सरलता होती है, और टीचिंग मटेरियल को बहुत आसानी से वो ग्रहण कर लेता है। लेकिन इसमें ये होता है दिक्कत दोस्तों कि वो अपने जो लाइक करता है मटेरियल को, जो पसंद करता है कि स्टूडेंट, वो चीज़ें कभी कभी मिलने में दिक्कत हो जाती हैं। लेकिन इंटरेक्टिव वीडियो में स्टूडेंट के अंदर एक निर्णय करने की क्षमता का विकास होता है, और साथ ही साथ उसे जो रिसोर्सेज हैं बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं। इस तरीके से दोस्तों आज हम टीचिंग मेथड्स के बारे में बताया, जिसमें टीचर सेंटर्ड और स्टूडेंट सेंटर्ड क्या क्या मेथड हैं उसके बारे में बताएं, जो एक टीचिंग इस मेथड के थ्रू ही हम एक टीचिंग को बहुत ही इफेक्टिव कर सकते हैं। और इसके साथ ही हमारा ये क्लास यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।